साई राम। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, इसलिए प्लीज जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओमकार थ्राइस। साई राम। साई राम, साई राम। अच्छा, चलिए, अब क्या है कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार। हाँ, सभी को साई राम मेरी तरफ से। चलिए, तो एक बार हम क्या करेंगे, अपने जो हमने शब्द अलंकार पढ़े थे उन अलंकारों को एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, उनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए, अलंकार को हमने क्या बताया था कि अलंकार क्या है। अलंकार मतलब होता है आभूषण। जल्दी जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे शब्द अलंकार को, तब हम अर्थ अलंकार के पास आएंगे। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार महिलाएं अपना श्रृंगार करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं और अपनी सुंदरता को बढ़ाती हैं, वैसे ही कविगण कविता का श्रृंगार करने के और उनकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। यदि शब्दों में चमत्कार आता है तो शब्द अलंकार होता है, अर्थों में चमत्कार आता है तो अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, शब्द अलंकार के हमने 3 उदाहरण आपको बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या था, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण की एक निश्चित क्रम में एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति हुई है। और उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर भी ये रा की आवृत्ति है। बहता कहता कल कल, बहता कहता कल 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 कल, इसमें कावर्ण की आवृत्ति हुई है। नभ पर चमचम चम चपला चमकी, ये वहां पर चवर्ण की आवृत्ति हुई है। माने एक मैम से, हाँ बोलिए। मैम ये उभय अलंकार क्या है मैम? कौन सा उभय अलंकार? उभय अलंकार कौन पूछ रहा है ये मुझे? मैम चाहे उभय अलंकार मैंने कहाँ बताया अभी? मैम मेरी बुक में लिखा था मैम, तो मुझे समझ नहीं आया। क्या उभय अलंकार? यस मैम। उभया नहीं, उपमा मैम अलंकार होगा, उपमा अलंकार। मैम वो मैम जैसे आपने अभी बताया था मैम, उसके भेद मैम अलंकार के जैसे अच्छा 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 शब्द। अच्छा, शब्दों में उभय अलंकार, उभय अलंकार यस मतलब होता मैम। है उभय अलंकार, वो ना शब्द, वो दोनों में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। शब्द अलंकार भी हो सकता है या अर्थ उभय माने दोनों, दोनों में हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको 8th तक केवल 2 अलंकारों को ही पढ़ना है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब दूसरा अलंकार था यमक अलंकार। जहां किसी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो जाए, एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो जाए और समान शब्द के अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हमने देखा था, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ घटा घटा 2 शब्द आइए, एक घटा माने बदली, एक घटा माने कम होना। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। मन का माने माला के दाने और मन का माने हृदय। फिर आया था, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, उर्वशी माने हृदय में बसी हो, उर्वशी समान स्वर्ग की अवसरा उर्वशी के समान, है ना। उसके बाद 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, इसमें भी पहले हमने बता दिया था 3 बेर माने 3 टाइम,
और 3 बेर माने केवल 3 बेर एक फल है, वो उसकी मात्रा। श्लेष अलंकार में क्या था? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, यमक का जुड़वा, श्लेष का चिपका हुआ। जहां किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, परंतु उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे वहां पर हमने उदाहरण देखा था, मंगन को देख पट देत बार बार। पट मने कपड़ा और वस्त्र। पट एक बार ही प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका अर्थ कपड़ा और वस्त्र है। ठीक है। इसके बाद एक है, जो रहीम गत दीप की कुल कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। बारे और बढ़े, ये दोनों शब्द आए हैं। बारे माने देखिए, कुल कपूत माने जो कुल में कपूत पुत्र पैदा हो जाता है, वो यदि बढ़ता है तो और भी उसके बुरी आदतों के कारण पूरे कुल का में अंधेरा छा जाता है। और यदि दीपक को बढ़ जाता है तो दीपक बढ़ना मतलब बुझ जाना, तो अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पर जल, यहाँ पर दोनों शब्द क्या किए गए हैं? बारे माने बचपन में जल, और बारे माने जलाने पर, बढ़े माने बड़ा होने पर, और बढ़े माने बुझने पर। यहाँ पर यह अर्थ दिया गया, बारे उजियारे करे। बारे माने बचपन में तो क्या होता है? उजाला करता है। बच्चा छोटा होता है तब नहीं समझ पाता है कपूत है कि सपूत है। तो जब बचपन में जब होता है तो वह उजाला करता है। जब मतलब यदि और इसे क्लियर मानो तो जब पैदा होता है, जब पैदा होता है तब वो क्या करता है? घर में बहुत सारी खुशियां आती हैं, घर में बहुत उजाला हो जाता है। ऐसे ही दीपक को जलाने, बारे माने जलाने पर क्या होता है? उजाला होता है। लेकिन जैसे ही जैसे बढ़ता है वो, और उसकी बुरी आदतों के कारण कुल में अंधकार छा जाता है, और वैसे ही दीपक को बुझने माने बढ़ना, कहते हैं ना दीपक बढ़ गया, तो बुझने के अर्थ में वहां पर भी अंधियारा हो जाता है। ये तो आपका हो गया था, उस दिन हमने चर्चा कर ली थी। लेकिन चलिए आज हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार के बारे में देखिए, अर्थालंकार निकला हुआ है, उस दिन शब्द अलंकार के बारे में जाना था, आज हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। ठीक है। यहां पर पहले कुछ वो दिए हुए हैं उदाहरण, जिससे उदाहरण के बाद में ऐसे फिर वो समझाएंगे। देखिए यहां पर जैसे निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। जहां दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर का रूप दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बढ़ाकर चढ़ाकर बोलना, मतलब अतिशयोक्ति मतलब किसी भी चीज का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना, वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण माने किसी भी क्या वस्तु का या किसी भी निर्जीव वस्तु का क्या किया जाता है? जहां पर जड़ वस्तु, निर्जीव या जड़ या अचेतन वस्तुओं का क्या किया जाता है? उन पर क्या किया जाता है? चेतन माने उनको क्या किया जाता है? मानव जैसा प्रस्तुत किया जाता है। वहां पर मानवीकरण हो जाता है। माने किसी अचेतन या जड़ वस्तु का मानवीकरण माने मानव जैसे द्वारा क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में बताया जाता है, तो वहां मानवीकरण हो जाता है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ पर क्या होता है? उपमेय और उपमान में दिखाया जाता है। एक उपमेय उपमान माने विशेषण विशेष से दिखाया जाता है। उसमें मानो, जैसे कहते हैं ना, इसको ये मान लो, इस तरीके से मानो, जानो, जनु, ये शब्द आते हैं, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में दो समान वस्तुएं होती हैं। देखिए उत्प्रेक्षा और उपमा में क्या होता है, और रूपक में, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन समझने के लिए बहुत चीज जरूरत है। जैसे उत्प्रेक्षा में किसी वस्तु को हमने माना, ये ऐसा है, ठीक है,
यहाँ उपमा में क्या है, दो वस्तुओं की समानता हमने की, तुलना भी से तुलना या समानता हमने की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रूपक अलंकार में क्या है, इतनी अधिक समानता हो गई कि वही वस्तु समझ में आ रही है। अभी उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर क्या दिया गया, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई, माने आग लग भी नहीं पाई, तब तक पूरी लंका जल गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया, अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर उठा। माने क्रोध के कारण उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे मानो हवा के बहुत बड़े बेग से सोता हुआ सागर उठ गया, माने सागर में भी हलचल पैदा हो गई। मतलब उसका क्रोध इतना ज्यादा था, मान लिया, ऐसा माना, ठीक है। उसके बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, उस वस्तु को वैसा ही मान लेना। जैसे क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैंने चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस सायरा, और दिख भी रहा है स्क्रीन? यस मैम। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो चंद्र खिलौना वाली बात यहाँ पर आई, तो मतलब चंद्रमा को खिलौना मान लिया, मतलब चंद्रमा और खिलौना में इतनी समानता हो गई कि चंद्र खिलौना ले हूं, माने चंद्रमा ही खिलौना है, इस तरीके से। चलिए अगला पेज हम निकालते हैं। देखिए मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण क्या है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए मेघ आए बड़े बन ठन कर सबर कर। मेघ आए मतलब बनना संवरना किसका काम है, मनुष्य का, लेकिन वो क्या हो रहा है, मेघों ने मनुष्य की तरह सज धज कर आने का चित्रण किया गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, मैंने पूजा के समान, सी सा सी से, ये सब क्या है, वहां पर तुलना यदि की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, तो ये हो गया उपमा अलंकार, ठीक है। अच्छा आगे और है क्या, पेज देखते हैं। नहीं है, चलिए नेक्स्ट। चरण सरोज पखारन लागा, है ना, चरण सरोज पखारन लागा, तो यहां पर कौन सा अलंकार है, चरण सरोज पखारन लागा। यहां पर आपको क्या लग रहा है, कौन सा अलंकार हो सकता है, कौन सा अलंकार हो सकता है, बता सकते हैं आप? चरण सरोज, सरोज माने कमल, चरण को धोने लगा, तो यहां पर क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, कौन सा अलंकार हो सकता है? हाँ, मानवीकरण हुआ है ना, देखा ना, मानवीकरण हुआ है। राधा बदन चंद सो सुंदर, राधा का बदन चंद्रमा से के समान सुंदर है, यहाँ पर क्या हो गया, सो सा सी से सो, मतलब तुलना की गई है, तो क्या है यहाँ पर, उपमा 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 अलंकार, गुड गुड। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर, अतिशयोक्ति, गुड गुड। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, बताइए कौन सा है, बताइए। पीपर पात सरिस मन डोला, सोचो क्या हो सकता है। उत्प्रेक्षा, नहीं, उसमें तो मानो शब्द आता, मानो जनु जानो। मानवीकरण, पीपल का पत्ता मन के जैसे डोल रहा है, हाँ माना है, चलिए ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गए, सॉरी, ठीक है। फिर है नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो,
उपमा अलंकार। नहीं, उपमा झिलमिल दे जैसे, यहाँ पर वो होगा, कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा होगा, क्योंकि यहाँ पर वो की गया है, जैसे हिल रही है, देह जैसे हिल रही किसी। जगी बनस्पति अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। बताइए। जगी बनस्पति, मानवीकरण। हाँ मानवीकरण। मानवीकरण, ओके। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशोक्ति। अतिशोक्ति, शोक्ति नहीं, अतिशोक्ति। चलिए इसके आंसर देखते हैं हम। देखिए, रूपक नहीं, ये सरोज, चरण सरोज का कारण। अच्छा, पैरों को कमल मान लिया है, यहाँ पर पैरों को कमल माना गया है, पैरों को ही कमल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अतिशोक्ति, उपमा और उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशोक्ति। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पहले से ही आ गए। आए महंत बसंत, माने बसंत को महंत मान लिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा। मैम वो कर लीजिए, व्यू वर्कशीट तो नहीं आएंगे मैम, व्यू वर्कशीट दबा दीजिए तो आंसर नहीं आएंगे। अच्छा, क्या ये वाला, ये वाला? यस मैम। चलिए आगे। हाँ, आए महंत बसंत, माने ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर बसंत जो है, बसंत को महंत मान लिया गया है। कोटिक कुटिल सम वचन तुम्हारा, ये क्या है? यहाँ पर सम आया, माने समानता की गई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मैम उत्प्रेक्षा। नहीं 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 नहीं, समानता, समानता के लिए उपमा अलंकार होता है। सागर के उर पर नाच 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 करती रहती लहरें मधुर गान, कौन सा है? मानवीकरण। मानवीकरण, गुड गुड। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो, मानो शब्द आ गया, हाँ उत्प्रेक्षा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक। रूपक, गुड। और भी है क्या इसमें? नहीं। चलिए अगला है। यहाँ पर भी बहुत सारे, मुझे लग रहा है यहाँ पर ज्यादा है नहीं इसमें। चलिए फिर मैं खुद समझा दूंगी। वह दीपक सी शांत भाव में लीन। मानवीकरण। अरे अरे, उपमा। उपमा। हाँ उपमा, उपमा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया है, माने एक समानता बहुत अधिक हो गई है। रूपक। रूपक। नहीं नहीं नहीं, रूपक है, बहुत अधिक समानता हो गई दोनों चीजों में। ठीक है, उसके बाद अगला है। मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो जिसमें खूंखार जानवर आबाद हो। मानो, मानो मानो, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। हाँ। सुभाषित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरीकी। सुभाषित भीगी हवा, हाँ मानवीकरण। हाँ। बालों को खोलना दिन में रात हो जाएगी। उपमा। अतिशोक्ति। अतिशोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ। बीती विभावरी जागरी, यहाँ पर रात को मतलब जगाया जा रहा है एक मानवीकरण, मानवीकरण ना। जलता है ये जीवन पतंग, कौन सा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। चलिए हाँ, इसका आंसर देखते हैं। हाँ देखिए, ये देखो, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पर सी आया तो उपमा माने समानता, यहाँ पर चंद्रमा और खिलौना बहुत अधिक समानता हो गई तो रूपक। फिर है मानो शब्द आया तो उत्प्रेक्षा। सुभाषित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरी की, माने हवाओं का मानवीकरण किया गया।
बालों को मत खोलना दिन में रातों जगी, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, माने रात को वहां पर मानवी, रात का मानवीकरण हुआ है। जलता है वह, जलता है यह जीवन पतंग, माने जीवन को पतंग इतना क्लोज हो गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और भी है, देखते हैं क्या। चलिए, ऊषा सुनहले तीर मैम व्यू बरसाती, वर्कशीट कर दीजिए, लक्ष्मी हम सी आंसर वो लिख रहे उदित हैं। हुई। चलिए रहने दीजिए, आप लोग बताइए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं, हाँ, उषा उजले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उपमा, उषा माने सुबह। अरे भैया, अरे बाबा, नहीं, ऊपर वाले उसमें देखो पहले क्या है, उपमा है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उषा सुनहले तीर बरसाती हुई। पहले वाले को यदि देखेंगे, उषा सुनहले तीर बरसाती, उषा माने सुबह, सुबह का यहाँ मानवीकरण किया गया है ना। और जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो यहाँ पर सी आने से उपमा अलंकार भी हो सकता है। और यहाँ ये दोनों ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, इसमें दोनों ही उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। ये तो फिर से वही आ गया, कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, उपमा अलंकार है। हाथ में तलवार देखी वीर की, तो सैकड़ों हाथी गिरे बेहोश होकर। बढ़ा चढ़ाकर बढ़ा, उसका मुख चंद्र सा, उसका मुख चंद्र सा। उपमा उपमा। उपमा अंबर में खेले नहीं, अंबर में खेल खेलते हैं अनेक तारे। मानवीकरण। इसमें देखिए, यहाँ पर जयलक्ष्मी सी उदित हुई ना, तो यहाँ पर जयलक्ष्मी को मानकर यहाँ पर उपमा अलंकार दिया है। लेकिन जैसे उषा सुनहले तीर बरसाती हुई, यहाँ पर ये उषा मतलब यहाँ सुबह को भी यदि करें तो मानवीकरण भी अलंकार इसमें हो सकता है। चलिए, यहाँ पर और भी हो सकता है। माई क्लास में जाएंगे तब वापस आएंगे ना। ये वाले हमने किए क्या? ये तो किए। ये भी हो। यहाँ पर वो नहीं दिया गया ना, इसका डेफिनेशन नहीं आई है ना। चलिए कोई बात नहीं। हम वापस आ गए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि ये तीनों अलंकार क्या है। वैसे तो हमने बता ही दिया था। उपमा अलंकार समानता, मिलता जुलता हुआ रूप दिखाना, ये होता है उपमा अलंकार। जहां किसी एक वस्तु के गुण, रूप, दशा आदि विशेषता का उसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध वस्तु से तुलना या समानता की जाए, माने वैसे ही प्रसिद्ध वस्तु के साथ उसकी तुलना की जाए, तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। और जिसके हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, सा, सी, से, सम, इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो क्या होता है, उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, जब दो वस्तुओं में गुण की अत्यधिक समानता हो जाए, माने दोनों को एक ही बना दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हर जाए, यहाँ पर चरण कमल, चरणों को कमल ही बना दिया गया है ना। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरे की संभावना हो, माने कल्पना की जाए, मानो ऐसा है, मानो ऐसा है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वहां पर केवल मानो शब्द नहीं होता है, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे मनु, मनहु, मानो, जनु, जानो, जनहु आदि शब्द आए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जहां किसी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए
वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो बहुत बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ पर देखे थे। उसके बाद मानवीकरण, जहां किसी जड़ वस्तु अथवा पदार्थ को चेतन पर आरोपित कर दिया जाए, माने चेतन वस्तु के साथ उसकी क्रिया जोड़ दी जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए, अब अलंकार ये आपके हो गए। अब आपका नेक्स्ट, हम लोग पाठ आधारित ले रहे थे, नेक्स्ट आपका क्या है? चलिए बुक निकालिए आप लोग, सबके पास बुक है ना? यस मैम। ओके, ये अलंकार हम कौन से पार्ट से ले रहे थे? फर्स्ट पार्ट से ले रहे थे ना? हाँ, अलंकार को हमने फर्स्ट पार्ट से लिया था। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, जहां पर विशेषण के बारे में बात कर रहे थे हम, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो ये विशेषण हमने पद परिचय में आपको पढ़ा दिए थे। अब हम आते हैं इसमें सेकंड पार्ट की ग्रामर पर, ठीक है, भाषा की बात पर, सेकंड पार्ट की भाषा की बात पर हम आते हैं। यहां देखिए, भाषा की बात, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहां संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। एक पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग से बोले गए वाक्यों का अर्थ सामान्य नहीं होता है। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यान में रखकर एकत्र कीजिए, उनके भीतरी अर्थ को समझिए। चलिए, अच्छा देखिए, उसने कहा ना, हाँ चूड़ियां तो बहुत सुंदर होती हैं ये सब, बल्कि उसके मन की पीड़ा थी, एक व्यंग कर रहा था कांच की चूड़ियों को लेकर। तो ऐसा कभी आपके लाइफ में आया है कि आपसे बात तो साधारण सीधी सीधी की जा रही है, लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग निकल रहा है? बताइए। ओके, नहीं आ रहा अभी आपको समझ में? जैसे कभी कभी आपको टीचर बोलती है ना, हाँ 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 कर लो अच्छी बात है, बातें करो, बोलती है ना क्लास में, हाँ 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 लड़ाई करो करो करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छे, कर लो लड़ाई। जैसे कभी आप घर में टीवी बहुत देर से देख रहे हैं और आपकी मदर ने बोला, आपको माँ ने बोला, हाँ भाई देखो टीवी, देखो कितना मजा आ रहा है टीवी देखने में, बहुत अच्छे। मेरे साथ तो रोज ही होता है। कौन बोल रहा है? अखिल। मैम अकेले। हाँ चलिए, कुछ लोग यदि उसके साथ में वो करना चाहें तो बोलें। ऐसे कभी सुनने को मिला है, बोला तो मतलब व्यंग जा रहा है, लेकिन वो साधारण शब्दों में कहा जा रहा है। ये सर्वज्ञ भार्गव कर क्या रहा है? सर्वज्ञ भार्गव, हाँ मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो चहित। मैम सब लोग बोलते हैं मैम कि ये टेक्नोलॉजी मैम अच्छी तो बहुत है मैम, इसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए, पर मैम इसने बच्चों को मैम पूरा मैम मैम पूरा मैम असंतुलित कर दिया है मैम। नहीं ठीक है, कभी कभी जैसे तुम बहुत देर तक मोबाइल देख रहे हो तो मम्मा कहती है ना, हाँ हाँ घुस जाओ उसी मोबाइल में घुस जाओ। मैम ऐसा तो मैम पापा कहते हैं, मम्मी ऐसा कुछ नहीं कहती। नहीं, कहीं से भी सुनने को मिलता है, टीचर है, जैसे आप दौड़ लगा रहे होते हैं वहां पर कॉरिडोर में, स्कूल में, तो टीचर बोलते हैं हाँ हाँ दौड़ो दौड़ो, बहुत मजा आ रहा है, दौड़ो, है ना? ऐसा कुछ है ना? कुछ याद आ रहा है कि कभी ऐसे आपको व्यंग किया गया हो, या आपने कभी क्या कहा हो अपने दोस्त से? जैसे कभी आप अपने दोस्त, आपका कोई बहुत खास मित्र दूसरे के साथ बातें करें, हाँ हाँ जाओ ना जाओ, वही करो बातें, अब तो वही तुम्हारे लिए बहुत खास है। ऐसे कभी की है बातें? मैम जैसे जब दूध पीते तो फिर बिस्तर में अगर दूध गिर जाता है तो मम्मी बोलती है कि बहुत बढ़िया और गिरा लो। गिराने हाँ के लिए देते हैं दूध तो। हाँ, गिराने के लिए तो मिला है दूध तुमको। हाँ, ऐसे ही यही है, ऐसा ही होता है कि मन में जो मतलब वैसा रहता है, तो अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा वो बात कही जाती है ना? तो इस तरीके से उसमें आ जाता है वो भाव। किस भाव, क्या भाव आ जाता है?
व्यंग का भाव आ जाता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न समझ में आ गया ना कि बदलू ने क्यों कहा बदलू ने, हाँ जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। तो ये बदलू के मन की पीड़ा थी, ये व्यंग के रूप में उसने लाख की चूड़ियों पर व्यंग किया। तो जीवन, हम अपने जीवन में हमारे अंदर की कोई पीड़ा जो होती है, हमारे अंदर का कष्ट होता है, हमारे मन में यदि क्रोध आ जाए तो कभी कभी हम ऐसे ही व्यंग भरे शब्दों के साथ में बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न इसका है कि बदलू की कहानी, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, क्योंकि बदलू एक नाम है, नाम होती है संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार अथवा भाव को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक, चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि के द्वारा जानी वाली संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं, सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई आकार है, ना कोई वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को ये जो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये सब बातें आपको समझाएंगे। अच्छा, कोई भी बच्चा यदि मुझे बोल रहा हो कि हाँ मुझे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा में कुछ डाउट है, तो मैं दोबारा से उसे समझा सकती हूँ। यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़े हम, क्योंकि आप लोग लगातार संज्ञाएं तो आप लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं। यदि किसी को भी डाउट है तो मुझे बोल सकता है। नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमको तो आगे बढ़ना ही है। यदि आपका डाउट होगा तो हम बताएंगे। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, वक्त माने समय, समय को बखत, समय को बखत, उम्र, वय या आयु को उमर, इस तरह के शब्दों को वह बोलता है। अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द बताइए, पाठ में से आप लोग ऐसे शब्दों को खोज लेना और लिख लेना। बहुत सारे शब्द ऐसे आए होंगे जो क्षेत्रीय बोली, जिसे हम बोली के रूप में जानते हैं, क्षेत्रीय बोली होती है। चलिए और भी कुछ ऐसे शब्द। हाँ बोलिए मैम। उसमें मायूसी हो सकता है मैम, मायूसी। मायूसी नहीं, मायूसी तो भाववाचक संज्ञा है। मायूस होना, मायूस तो वो है, इसमें मायूस शब्द नहीं हो सकता। मायूस शब्द कोई बोली, क्षेत्रीय बोली नहीं है। मायूस माने उदास, वो तो अलग ही अर्थ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, वक्त, वक्त को क्या बोला, बखत, उम्र को क्या बोला, उमर। माने यहाँ पर तत्सम तद्भव और वो सब बातें नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि शब्द के उच्चारण में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ, हाउ, क्या को का, ऐसे शब्द बोलते हैं ना, उसके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उसमें नहीं आता है, किसमें, अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है, उच्चारण में हाँ बोलिए मैम। चैप्टर में एक जगह आया है कि फसली खांसी है मैम, ये हो सकता है फसली? नहीं, फसली खांसी नहीं। फसली खांसी मतलब फसल माने मौसम के अनुसार खांसी आती है। फसली खांसी को हाँ हम ले सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ वहां पर उच्चारण थोड़ा ही बदला है। वहां तो सीधा सीधा मौसम के मतलब मौसमी जो बीमारियां होती हैं, या हम बोलते हैं ना कि मौसम के अनुसार खांसी है, तो यहाँ पर उच्चारण नहीं बदला है, वहां तो क्लियर उसको फसली खांसी बोला गया है। फसली का अर्थ क्या हो सकता है, मौसमी। वहां देखिए हम आपको बार बार आपको समझा रहे हैं कि वक्त तो वक्त, उच्चारण बदल गया वक्त का, और अर्थ नहीं बदला है ना। बहुत सारे शब्द हम दैनिक जीवन में, बहुत सारे शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग लगातार हम करते हैं जिनका, जैसे उन्होंने को उन्हें, उन्हें, उन्होंने को उनने,
उन्होंने शब्द को उनने बोल देते हैं, है ना। चाहिए को चाहिए, चाहिए, चाहिए को चाहिए। तो मैम ये कुछ लोग पत्थर को फत्तर बोलते हैं। हाँ, अंकुश आराम से मुझे लगता है लेटा हुआ है, पैर पर पैर रखकर। अंकुश जरा अपना वीडियो ऑन करो, अंकुश यादव। फेस दिखाओ जरा, क्या लेटे हुए थे आराम से? मैम कैमरा स्विच हो गया था। अच्छा, कैमरा स्विच हो गया, चलिए ठीक है, ओके। चलिए अभी ये पाठ का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनमें क्या होता है कि हम शब्दों के उच्चारण में थोड़ा सा हमारा परिवर्तन हो जाता है, और लेकिन अर्थ वही रहता है। अब आते हैं हम पाठ 3 की भाषा की बात पर, क्योंकि पाठ 3 की भाषा की बात थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम करेंगे जरूर। बस, वश और बस 3 शब्द हैं। बस सवारी के अर्थ में, माने वाहन। वश माने किसी के अधीनता के अर्थ में, और एक होता है बस माने पर्याप्त। अब देखिए यहां पर 2 तरीके के शब्द आ रहे हैं। एक तो आ रहा है अनेकार्थी, जैसे बस शब्द का ले रहे हैं तो वाहन और पर्याप्त। एक आ रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक, बस और वश। सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? 2 तरीके के यहाँ शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला क्या शब्द प्रयोग हुआ है, जैसे बस अनेकार्थी हो गया, एक ही शब्द के अनेक अर्थ। ओके। और यदि बस और वश दोनों को ले लिया जाए तो हो जाएगा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, माने सुनने में तो समान है और उनके अर्थ अलग अलग है। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, श्रुति संभिन्नार्थक और अनेक अर्थक शब्द। ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बात तो समझ में आ गई कि वहां पर कौन से हम वाक्यों को हमें पढ़ना है। एक तो हमें श्रुति संभिन्नार्थक पढ़ना है और एक हमें अनेकार्थक पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर 3 शब्द हैं। एक बस, बस के 2 अर्थ निकाले गए, पर्याप्त और वाहन। और एक बस जिसका बस और बश सुनने में समान लेकिन अर्थ अलग अलग, तो ये श्रुति संभिन्नार्थक हो गए। ठीक है, अब इसका हम क्योंकि हम लेसन 7 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम श्रुति संभिन्नार्थक और ये सब पढ़ेंगे। थोड़ा हमें लेसन भी साथ में लेकर चलना है। इसके बाद अगला उदाहरण है, हम 5 मित्रों ने तय किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे, ने को थोड़ा डार्क लिखा गया है कि शाम 4 बजे की बस से पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। इसी तरह से 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग हुआ है, की। अब देखिए यहां पर कारक शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे। कारक मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताते हैं वो कारक कहलाते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन, ये वाक्य में प्रयोग होते हैं। इनके बिना वाक्य एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण यहीं पर, इसी उदाहरण को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों तय किया कि शाम 4 बजे बस चलें। अर्थ स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ ना। तो ऐसा लग रहा है इनमें कोई संबंध है। जैसे ही हम यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब एक यहाँ शब्द आया है कि, हमने समुच्चय बोधक आपको पढ़ाया था, संयोजक। माने देखिए की उच्चारण देखिए हमारा, की माने बड़ी की मात्रा, की छोटी की मात्रा। की जब आता है
तो दो शब्दों के बीच का संबंध होता है, और की आता है तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। की से छोटे, मतलब छोटी की मात्रा वाले की से, जो अक्सर कर आप लोग बहुत गलतियां करते हैं इस पर, हिंदी में लिखते समय आपकी सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं, की और की में। तो जहां पर आपको लगता है कि दो शब्दों के बीच में आया है, वहां पर बड़ी की मात्रा वाला की, और जहां पर ये आया है इसका की आया है, तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब कहानी में से ऐसे बहुत सारे वाक्यों को चुनना है, तो आप लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, अंडरलाइन बुक में ही कर लेंगे। ठीक है, लिखना नहीं है, बुक में ही अंडरलाइन कर लेना है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। सरक गए, रेंगना, इस प्रकार की क्रियाएं क्या होती हैं? गति को दर्शाती हैं, गति को दर्शाती हैं। इस तरीके की क्रिया गति को दर्शाती हैं। जैसे घूमना, तो क्या और कौन कौन से शब्द हैं जो हमारी गति को दर्शाते हैं? बताइए, आप लोग ही बोलेंगे, मैं नहीं यहाँ पर बोलूंगी। टहलना। हाँ, टहलना। ठहरना गति नहीं है। टहलना। हाँ, तैरना, तैरना गति है। ओके, तैरना, चलना, चलना, घूमना, घूमना। घूमना तो शब्द यहाँ आ ही गया है। दौड़ना। दौड़ना, दौड़ना, भागना, भागना, टहलना, टहलना, गुड, चढ़ना, चढ़ना, गुड, फिसलना, फिसलना, गुड, खोदना, उचकना, हाँ, फुदकना, गुड, खोदना नहीं, खोदना गति नहीं है। कूदना, कूदना, गुड, उचकना, उचकना, ठीक। ये उचकना, ये शब्द था ना, उसमें भी आ सकता है, शब्द युग में भी उचकना कोई है ना। और बोलिए, चलिए, तो बहुत सारे गति के शब्द होते हैं। घूमना, चक्कर खाना, फिसलना, सरकना, ये शब्द क्या है? गति से जुड़े होते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर बढ़ना, बढ़ना। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बच शब्द दो तरह से प्रयोग किया गया, एक शेष माने बचे हुए हैं, शेष हैं, और दूसरा बचना माने सुरक्षा के अर्थ में। तो ये फिर से वही आ गया, क्या आ गया? अनेकार्थी शब्द। तो इसको हम उसी के साथ में पढ़ेंगे। जैसे जल, पानी, और जलना, हार, पराजय, और माला। तो यहाँ पर अनेकार्थक शब्द हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास दो शब्दों से बना है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ पर क्लास का विशेषण है फर्स्ट। फर्स्ट संख्यावाचक है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी, किसी आदमी की विशेषता है, महान, महान गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण और खोजिए पाठ में से। तो देखिए, आपका विशेषण भी हम पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषण। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम अगली उसमें जो भी हमारा वेडनेसडे को होगा, तो हम ये दो जो पाठ है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये 2-3 लेसन है, इनमें हम भाषा की बात को देख लेंगे, है ना। और फिर हम यहाँ आप लोग बताइए कि इनका भाषा की लेसन लिया जाए कि क्या निराश हुआ जाए, पाठ पढ़ाया जाए आपको? आप लोग मुझे बताइए क्या करना चाहेंगे? मैम भाषा की बात, भाषा की बात को कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या हम कह रहे हैं, अब हम नेक्स्ट जब भी लेसन लेंगे, हम साथ साथ में भाषा की बात को, मतलब जब एक्सरसाइज करते हैं उसी के साथ में भाषा की बात को हम क्लियर करेंगे। तो हम अगली बार जब मिलेंगे तो हम श्रुतिसम, भिन्नार्थक और अनेकार्थक शब्दों को पहले जानेंगे, फिर ये 2 लेसन की हम वो करेंगे भाषा की बात। चलिए, ओके, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम।